नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश को लेके आज एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ें इन चंद दो दिनों में घटनाएं घटी हैं। एक तो है केसेस को वापस लेने में, फिर हमारे इंडियन आर्मी जनरल जो चीफ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है बांग्लादेश को लेके। ऊपर से बांग्लादेश के हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान के दौरे पे गए हैं। यूपर से पाकिस्तान का जो है दोस्ताना हाथ बढ़ाना बांग्लादेश को लेके, और क्या चल रहा है बांग्लादेश के भीतर और यूनिस की क्या कहानी है, ये पूरी जो है वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प होगी, तो वीडियो पे बने रहे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हुआ क्या है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में ये हुआ है कि बांग्लादेश में एक बड़ा केस था। बड़े केस में ऐसा था, वो भारत विरोधी ताकतें जो थी बांग्लादेश के भीतर जो ऑपरेट कर रही थी, उनके अगेंस्ट वो केस था। जितने भी लोग थे इस भारत विरोधी गतिविधियों में, वो जेलों में बंद पड़े थे। कुछ लोगों का तो जो है मृत्यु दंड हुआ था और कुछ लोग ऐसे जेलों में पड़े थे। लेकिन जनवरी 14 तारीख बीते कल बांग्लादेश का हाई कोर्ट ने उन लोगों को छोड़ दिया। उन लोगों में से जो है, अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। केस क्या था? केस ये था कि 10 ट्रक लोड जो है गोले बारूद से भरा हुआ ट्रक चिटागोंग जो उनका जो पोर्ट है वहाँ पे पकड़े गए थे। आर्म्स एंड एमुनिशन से लदे ट्रक 10 ट्रक पकड़े गए थे और सीजर हुआ था। ये हुआ था 2004 को। दोस्तों, वो 10 ट्रक आने वाली थी भारत के अंदर और भारत के नॉर्थ ईस्ट पूरा रीजन को डिस्टर्ब करने वाले थे। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें से मैं बता रहा हूँ, उनमें से ये एक था आदमी, उनका जूनियर मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था बांग्लादेश का। उसका नाम था लुत्फुज्जमा बाबर। उसके अलावा उल्फा का जो चीफ था परेश बरुआ। उसके अलावा जो जमाते इस्लामी के लोग थे और वगैरह वगैरह। तो अब हुआ क्या था, इनको फांसी की सज़ा हुई थी। फिर फांसी की सज़ा कम करके इनको उम्र कैद हुआ। फिर उम्र कैद के बाद अब इनको छोड़ा जा रहा है। और ये जो परेश बरुआ जो है, जो उल्फा का चीफ, उसके अगेंस्ट डेथ पेनल्टी था, उसको घटा के अभी कम्यूट किया गया 10 साल। तो पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, इन प्रिजन टिल डेथ, लेकिन उसको भी घटा के अभी 10 साल कर दिया गया। तो अभी शायद 10 साल हो गया, अभी होगा तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये लुत्फुज्जमा बाबर इनका होम मिनिस्टर था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के भीतर, और ये सारी चीज़ें घटी थी उस वक्त। तो जाहिर सी बात है, आर्म्स एक्ट में और जो टेरर के एक्ट में उनको जेल में डाला गया था और जो कार्रवाई कानूनी तौर पे की गई थी। अब उनको अचानक से वो क्या हो गया है बांग्लादेश के भीतर को कि उनको जेल से छोड़ा जा रहा है। जो षड्यंत्रकारी है उनको क्यों जेल से छोड़ा जा रहा है? तो अभी बात यहाँ पे आके खड़ी होती है कि इसके पीछे छोड़ने में हाथ किसका है? सबको पता है, मोहम्मद यूनिस है। क्योंकि ना उन्होंने जो है जितने भी लोग जो भारत विरोधी जितने भी कार्य में लिप्त थे, उन सारे लोगों को धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं, अपने जेलों से मुक्त कर रहे हैं। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, मैं साजिश है ये, आगे जाके मैं आपको खुलासा करूंगा इस बात का। फिर उसके बाद जो है, इसमें एक बंदे को उन लोगों ने फांसी दिया था। उस टाइम फांसी दिया गया था। इस बंदे का नाम था, वो जमाते इस्लामी का चीफ था, उसका नाम था मुतीउर रहमान निज़ामी। ये जो बंदा था ये जमाते इस्लामी का चीफ था, और इसको जब फांसी दी गई थी तो पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी थी। पाकिस्तान ने तब कहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये जो बंदा है ये एकदम दूध का धुला बंदा था, और इसको फांसी क्यों दिया गया? क्योंकि उसने जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था, लिबरेशन वॉर, उस टाइम उसने पाकिस्तान के आर्मी का साथ दिया था, इसीलिए उसको फांसी दिया गया। तो
ये प्रो पाकिस्तानी था, इसीलिए उसको फांसी दिया गया। ये पाकिस्तान का कहना था। और इसको फांसी कब दी गई थी? इसको फांसी दी गई थी 2016 को। तो तब 16 में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और पाकिस्तान को तब बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि ना देखिए उनका एक प्रो पाकिस्तानी जो वहाँ एलिमेंट बैठा हुआ है, जिहादी एलिमेंट, जो कि सारी जो भारत विरोधी गतिविधियाँ कर रहा था, एक खत्म हो गया। एक खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं और 100 पैदा हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए उससे जुड़े जितने भी लोग अभी ये इनको धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। उल्फा का मोस्ट वांटेड जो परेश बरुआ इंडिया का मोस्ट वांटेड है, उसको वहाँ पे रखा हुआ था। पहले तो उन लोगों ने जेल में भेजा। अभी क्या है, अभी वो कुछ दिनों बाद जेल से बाहर आके फिर अपनी ज़िंदगी वहाँ बांग्लादेश के भीतर जिएगा और सारे भारत विरोधी कार्य जो करतूते वो वहाँ बैठ के करेगा। अब और एक केस में क्या है, और एक केस में ये उनके यहाँ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान, ये दो फंसे थे। अभी तो तारिक रहमान तो देश से भाग के बाहर रहता है, यूके में रहता है, उसकी बात छोड़िए। खालिदा जिया तो इन माँ बेटे के नाम पे एक केस था, वो था जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट का केस था। इस केस में खालिदा जिया को 10 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन इन लोगों ने, जब ये मोहम्मद यूनिस आया सरकार में, तो मोहम्मद यूनिस ने जब सबको छोड़ दिया, बीएनपी वालों ने धमकाया कि भाई सबको क्या छोड़ रहा है, तो हमारे लीडर भी तो है। तो इसने क्या किया, बोला ठीक है। तो इन लोगों ने एक अपील लगाई कि केस उसकी दोबारा से रिव्यू की जाए। तो रिव्यू किया सुप्रीम कोर्ट ने। रिव्यू करने के बाद इनके यहाँ जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट का केस जो था, एक करप्शन का केस था, उसमें 10 साल की सजा हुई थी। उनके यहाँ एंटी करप्शन कमीशन करके कमीशन है, उसने केस लगाई थी और उनको दोषी पाया गया था। दोषी पाने के बाद 10 साल की सजा हुई थी। अब 10 साल की सजा हुई थी, इन लोगों ने जब लगाया अपील, तो आज के दिन जनवरी 15 तारीख आज उनको भी छोड़ दिया गया। वैसे भी खालिदा जिया जो हैं वो उनका जो सेंटेंस था उसको उन लोगों ने सस्पेंड कर दिया था कि उन्हें ये रिव्यू इनको करना था कोर्ट को। तो वो ऑलरेडी यूके भाग चुकी है, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो जा चुकी है। वैसे भी वो बीमार है। इट इज़ रियल, ऐसे में कोई वो दिखावा नहीं है, इट्स रियल। एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी उनको छोड़ देना चाहिए, उनको जाना चाहिए भी, ये बात मैं मना नहीं कर। लेकिन ग्राफ्ट का है जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट का जो करप्शन केस था, उसमें क्या था पता है आप लोगों को? एनजीओ चलाते हैं तो फॉरेन का फंडिंग आता था, तो फॉरेन के फंडिंग को ये लोग क्या करते थे इधर उधर निकाल के फिर अपने खाते में डाल लेते थे, तो सिफनिंग ऑफ फंड्स करते थे। ये एक्चुअली कैसे इन लोगों ने सीखा? इन लोगों ने सीखा जो फौजी फाउंडेशन वाला जो चलता है ना ट्रेंड पाकिस्तान में, कि पैसे आते हैं बाहर से, फिर वो पैसे को फौजी चुरा के ले जाते थे। तो ये ज़ियाउर रहमान जो खालिदा जिया का पति, वो तो पाकिस्तानी आर्मी में ही था ना। जब विभाजित हुआ, जब अलग हो गया बांग्लादेश, तब जाके बांग्लादेश के आर्मी का बना वो। फिर उसने फिर उसने कू करी, फिर डिक्टेटर बना, फिर जाके प्रेसिडेंट बना था, फिर उसके भी असैसिनेशन हो गया। तो ये कहानी है। तो ये लोग भी जो है, इनकी नज़दीकियाँ जो है पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा था। लेकिन अब क्या हुआ है, बीच में मोहम्मद यूनिस घुस गया है। अब मोहम्मद यूनिस ने क्या किया हुआ है, उसने जो जमात वाले जो है उनको अपनी तरफ कर लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी, पहले उनके साथ जमात वालों की अलायंस हुआ करता था, लेकिन जमात वाले जो हो वो अलग हो गए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अलग हो गई। अब इसका फ़ायदा यूनिस ने उठाया। वैसे भी ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वगैरह वो सब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, और मैंने बताया भी है प्रीवियसली कि कैसे कि CIA वगैरह कैसे इन्वॉल्व थे, और सारे जो तख्तापलट हुई शेख हसीना की जाने के बाद, भाई इनको कोई नहीं मिला बांग्लादेश के भीतर, उनको सिर्फ मोहम्मद यूनिस मिला। ये आप लोग सोचिए, सिर्फ इस बात पे गौर कीजिए कि उनको दुनिया में कोई नहीं मिला, मोहम्मद यूनिस मिला। मोहम्मद यूनिस जो है अभी जमात का चहेता है, पाकिस्तान का चहेता है, और गहरा राज्य का चहेता है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब उसको बिठाया गया तो पहले कंडीशन वही था कि जो जमात से जुड़े लोग उनको छोड़ा जाए, और धीरे धीरे छोड़ दिया गया। जैसे कि मैंने कहा था, वो मेजर जिया, वो एक था ना टेरर ग्रुप का लिंक्स था, जिसने वो एंटी इंडिया करता है, उसको भी छोड़ा हुआ है। मतलब छोड़ दिया क्या, उसके सारे केसेस वापस ले गए।
तो ये ऐसे ही सारे लोगों को वो छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान देखिएगा हर वक्त कभी भी मौका मिलता है वो शहबाज शरीफ से मिलना ज़रूर चाहता है। कहीं पे भी किसी मीटिंग में जाएगा वो भागे भागे जाएगा शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, क्यों ना उसका जो पाकिस्तान का लिंक है बहुत गहरा है। और ये गहरा लिंक क्यों बना? क्योंकि ना जमात और एंटी इंडिया फोर्सेस जो बांग्लादेश के भीतर है वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती, रजाकार जिसे हम बोला जाता था पहले। तो ये अभी माहौल है। अब क्या हुआ है, अब इसको यूनेस्को अभी मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए। अब मिलिट्री का जो आर्मी का अभी चीफ जो है वकारुज़मा, उसने एक तो इंटरव्यू दिया था, मैंने एक वीडियो भी किया था, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें उसने कहा है कि भारत जो है बहुत इम्पोर्टेंट नेबर है और उसके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहिए, और भारत के ऊपर बांग्लादेश इतना निर्भरशील है तो भारत को आप लोग ऐसे नकार नहीं सकते हो। उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। लेकिन अभी 2-3 दिनों में मैंने उस टाइम कहा था कि मतलब 2-3 वीडियोस पहले मैंने एक बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि बांग्लादेश के आर्मी के भीतर 2-3 फैक्शंस हैं। एक तो वकारुज़मा, वो तो आर्मी चीफ है, उनका तो एक बड़ा फॉलोइंग होगा। उसके अलावा प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश के भीतर, और कुछ होंगे कि जो कि प्रो अवामी लीग के एलिमेंट्स होंगे, जो कि प्रो अवामी लीग को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो अभी प्रो पाकिस्तान, मैं नहीं बोल रहा कि प्रो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, क्योंकि ना बीएनपी को कोई पसंद नहीं करता है अभी, क्योंकि ना मैंने एक वीडियो बनाया है इससे पहले जो कि मैंने बात की है, मेजर डालिम की बात की है। उसने कहा कि जो ज़ियाउर रहमान जो कि खालिदा जिया के पति थे वो गद्दार हैं, उसने ये कहा है एक इंटरव्यू में जो आया है बाहर निकल के। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को नकार रहा है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को अभी कुछ दिनों के लिए जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को खुश रखना है। तो उसने क्या किया है, उसने कहा कि मेरे जमात वाले लोगों को तो मैंने छोड़ दिया है, खालिदा जिया क्या कर पाएगी, इसको भी छोड़ देते हैं। ऊपर से उसका बेटा तो बैठा हुआ है यूके में, क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो उसका भी केस वापस ले लेते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अभी गद्दी पे बैठा हूँ ना, पाकिस्तान तो मेरी मदद करेगा ही करेगा। तो अभी सिचुएशन ये है। अब ये हुआ है कि ढाका से अभी इस्लामाबाद गए हैं, रावलपिंडी गए हैं, इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी गए हैं कुछ बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिसर्स। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग करी। किन किन लोगों से मीटिंग करी उन लोगों ने? एक उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन, ये बांग्लादेश का है ऑफिसर। वो मिला जाके पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है असीम मुनीर, और उनका एक यहाँ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कोई जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा है, उससे मिला वो। उनका कई चीज़ों पे उनका डिस्कशन हुआ है, होगा अभी बहुत ज़्यादा। और उसमें क्या बात निकल के आई, निचोड़ निकल के आई है, देखिए सुनिए, मज़ेदार चीज़। एक दूसरे को उन्होंने कहा, टू ब्रदरली नेशंस वी आर यूनाइटेड इन रेजिस्टिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। मतलब हम दो भाई हैं, दो देश, हम दो भाई हैं। मतलब 1971 में जैसे लड़ते हैं, जानवर लड़ते हैं ना गली के, उस तरफ लड़े थे, फिर दोनों अलग हुए थे। अभी अचानक से भाईचारा उभर के आया। अब भाईचारा उभरने के बाद वो अभी एक साथ मिलके अभी बाहरी ताकतों से लड़ेंगे। भाई एक तो है भारत के वेस्ट में, एक है भारत के ईस्ट में। तो बाहरी ताकतें तुम लोगों का कौन है? बांग्लादेश का बाहरी ताकत कौन है? बांग्लादेश चारों तरफ से घिरा हुआ है भारत से। तो वो क्या पाकिस्तान की मदद करेगा तालिबान से लड़ने के लिए? अब प्रश्न यहाँ आके खड़ा होता है, वो किससे लड़ेगा बांग्लादेश अगर इतना भाईचारा है? आगे चल के उन्होंने ये कहा है कि दे एग्रीड, उसमें एग्री क्या टू अंडरटेक जॉइंट एफर्ट्स टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स। अभी बांग्लादेश इतना बड़ा हो गया कि वो रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स को वो संभालेगा पाकिस्तान के साथ मिलके। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके क्या करना चाहते हैं भारत के विरोध। मेरे हर वीडियो भारत के पर्सपेक्टिव से होता है, तो मैं भारत के जो है
जो सिक्योरिटी को लेके ही बात करूंगा, ना कि दूसरे देश की सिक्योरिटी को। अगर किसी को अच्छा ना लगे इस बात को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आई विल स्पीक ऑन इंडियाज बिहाफ, क्यों ना, देश मेरा भारत है। तो उसने क्या किया हुआ है, उन लोगों ने कहा कि द COAS एंड PSO underscored the importance of a stronger defense relationship, emphasizing that the enduring partnership between the two brotherly nations must remain resilient against external influences। उनका ये ISPR ने कहा है। देखिए, बांग्लादेश में भी एक ISPR है, पाकिस्तान में एक ISPR है, और ये आसिम मुनीर और वो लेफ्टिनेंट जनरल बांग्लादेश का, उनके साथ बातचीत ये हुई है कि उनका स्ट्रॉन्गर डिफेंस जो है रिलेशनशिप होगा और एंड्यूरिंग पार्टनरशिप बिटवीन टू ब्रदरली नेशंस। दो भाई, अभी दो भाई बन गए हैं। अब क्या करें, हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी ये किस चीज़ का एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस अभी तक पता नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ बात, हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है अभी 2 दिन पहले। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा कि वो रेगुलर कांटेक्ट में है बांग्लादेशी जो आर्मी चीफ के साथ, जनरल वकारुज़्ज़मान साहब के साथ। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो अगस्त 4 का जो उनके यहाँ तख्ता पलट हुआ उसके बाद वो रेगुलर टच में थे, और सही में उन्होंने एक नवंबर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान साहब के साथ एक मीटिंग की थी। और उन्होंने कहा कि इंडिया एंड बांग्लादेश कंसिडर ईच अदर strategically important neighbors and any kind of animosity between the two countries is not in the interest। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने सीधे सीधे तौर पे बोल दिया कि भारत और बांग्लादेश जो है, उनका जो ये रिश्ता है ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, और एनी काइंड ऑफ एनिमिसिटी मतलब दुश्मनी दोनों देशों के बीच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इधर। इसका मतलब एक दूसरे से दुश्मनी किसी का भला नहीं करेगा। तो एक वेल्ड वे में उन्होंने बोल दिया कि भाई दोस्ताना रखो, सब कुछ सही चलेगा। उसके बाद ही ये जो है ब्रदरली नेशन वगैरह ये सारी बातें अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये उभर के आ रही है। क्योंकि ना अभी देखिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान हर वक्त बोलेगा हम भाई हैं, भाई जैसे हैं। चाइना के साथ जैसे बोलता है आयरन ब्रदर है। चाइना मतलब पतलू उतार के चाबुक से पीट रहा है, लेकिन भाई आयरन ब्रदर ये बोलेगा। तो ये सारी बातें करता है। इनको ना सिर्फ बड़े बड़े बातें, डींगे हाँकना पाकिस्तान का यही सब है। जब हकीकत पे आती है ना, जीरो है, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ना ये इनको लग रहा है कि ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर एक्चुअली में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, अभी यूनिस जो है सीधे सीधे अभी दिख रहा है कि पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान की मदद वो उनको कैसे मिलेगा, उनको ऐसे मिलेगा कि जो पाकिस्तान के जो रेडिकल एलिमेंट्स जो बांग्लादेश के भीतर है उनको दोबारा से खुला छूट दे दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तान जो भी हरकतें करे बांग्लादेश के में बैठ के भारत के खिलाफ, उस पर वो आंख बंद करके सिर्फ अलाउ करे। ये बात है। अब और एक बात ये होके आई है कि पाकिस्तान यूनिस और जमात के साथ है। अब यहाँ पे एक चाइना का एंगल आ रहा है। अब चाइना का एंगल जो है ये क्या है, चाइना का एंगल ये है कि चाइना जो है, देखिए जिस दिन तख्ता पलट हुआ है चाइना ने क्या किया है, उसके बाद तुरंत ही उसने शुरू कर दी अपना जो है बांग्लादेश के भीतर हरकतें। आप लोग गौर करेंगे कि ये जो चाइनीज़ एम्बेसडर है बांग्लादेश के भीतर, जैसे ही तख्ता पलट हुआ वो जाके जमात इस्लामी के ऑफिस विजिट कर दिया उसने तुरंत। ही विजिटेड द जमात इस्लामी ऑफिस, उनसे मुलाकात की उसने। फिर थोड़े दिनों बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर से मिला वो, तो हरकत में आ गया। क्यों ना, देखिए चाइना का क्या है, चाइना का अभी ये प्रॉब्लम है कि चाइना की जो है इकोनॉमी अभी सही नहीं चल रही है। तो चाइना चाहता है कि अभी उसके ऊपर से जितने भी विदेशी कंपनियां चाइना से ऑपरेट कर रही हैं वो भी अभी चाइना छोड़ के भाग रहे हैं। चाइना छोड़ के कहाँ जाएंगे, चाइना छोड़ के भारत आना चाहते हैं। तो चाइना अभी ये मौका ढूंढ रहा है कि भारत में कैसे गड़बड़ी फैलाया जाए।
इससे क्या होगा, जो विदेशी कंपनी जो चाइना छोड़ के भाग रही है वो भारत में कैसे ना आ पाए और अपने जो बिजनेस संभाल पाए। अब हुआ क्या है इसके कारण उसने, चाइना ने क्या किया हुआ है, एक डेलीगेशन को बुलाया था जमात इस्लामी का आपके चाइना बीजिंग। तो ये एक डेलीगेशन जमात इस्लामी का बीजिंग गया था। तो जमात वाले ऐसे भी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कौन, चाइना। अब बांग्लादेश में पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कौन, जमात इस्लामी। तो अभी ये हालत है। तो अभी ये जो है पूरी जो ताकत लगा रहे हैं ये भारत विरोधी ताकत, ये वो कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान का जो अलायंस था उसका था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ। अब क्या हुआ है, पाकिस्तान ने क्या किया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को अभी अलग थलग कर दिया है। अब वो सिर्फ यूनिस से बात कर रहा है और जमात इस्लामी के साथ बात कर रहा है। और उसके जो टट्टू एक दो जो अभी जेल में पड़े हुए हैं या बाहर अभी निकल रहे हैं, उनके साथ अभी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो बेसिकली वो ये चाहता है कि गड़बड़ी फैलाए भारत के भीतर। मैं हर बार ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सही में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश उसका साथ दे रहा है। आई एम रिपीटिंग इट क्योंकि ना ये सही बात है, इसीलिए। तो ये है। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है अभी कल ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, वो भागे गया था चाइना के एम्बेसडर के साथ मिलने। अब देखिए, हर किसी को अभी पावर में आना है बांग्लादेश के भीतर। अभी बीएनपी चाहता है बांग्लादेश के भीतर पावर, यूनिस चाहता है कि उसकी गद्दी वैसे ही बना रहे। तो आज क्या हुआ है, वो जो रिफॉर्म्स के लिए जो उसने कमीशन बिठाए थे यूनिस ने, उस 4 रिफॉर्म्स कमीशन के उसके उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। तो अभी इलेक्शंस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये 4 कमीशन के उसको रिपोर्ट सबमिट हो गए हैं। अब क्या होगा, वो दिल्ली डैलिंग टैक्टिक्स खेलेगा यूनिस। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का डिमांड है कि 2025 अगस्त तक इलेक्शंस हो जानी चाहिए। यूनिस का ये है कि वो 2029 में इलेक्शन करेगा। उसको ये कहना है कि भाई देखो, मेरा तो टेन्योर शुरू हुआ है 2024, तो कम से कम 5 साल तो मुझे रहना है, एक टेन्योर तो मुझे कंप्लीट करने दो। व्हाट ही विल डू इज ही विल स्टार्ट प्लेइंग dilly dallying tactics and he will keep on postponing the elections, citing some small reason or the other which will be like minuscule reason। उसका कोई महत्व ही नहीं है, मतलब कोई ऐसे वो देगा रीजन जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन वो करते करते दर्शाते वो इलेक्शंस को घटाते रहेगा, मतलब आगे बढ़ाते रहेगा। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी देख रहा है, क्यों ना, जिस दिन मोहम्मद यूनिस एक पॉलिटिकल पार्टी बना देगा उस दिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पत्ता कट जाएगा। ऊपर से खालिदा जिया देश से बाहर, तारिक रहमान देश से बाहर, तो उनका वैसे कोई लीडर नहीं है, क्यों ना वहाँ पे भी वही फैमिली चलाती है पॉलिटिक्स को, तो अब कोई बचा नहीं। तो यूनिस किनका लीडर है, यंग जनरेशन का लीडर है। 84 साल के बुजुर्ग, 17-18 साल के बच्चे उनको अपना आइडल मानते हैं। कि क्या गुल खिलाया है उसने पता नहीं है। मैं तो बोल रहा है ना कि यही सारी चीज़ें हैं। इट इज़ टोटली, अभी जो है आवाम जो है बिल्कुल रेडिकलाइज हो चुकी है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं है। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं जुलाई प्रोक्लेमेशन, ये जो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन और जातीय जो क्या है उसका नाम, जो नागरिक जो संगठन जो भी है, वो चाह रहे हैं कि एक जुलाई रिवॉल्यूशन का प्रोक्लेमेशन हो, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ था। उनको क्या लग रहा है भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ना एक के बाद एक ऐसे ही साल में गए थे और नई गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी। तो अगर तुम लोग जुलाई से प्रोक्लेमेशन ऐसे ही करोगे तो उसका भी जो टेन्योर है बहुत कम ही होगा, ये मान के चलो। क्योंकि ना दैट द वे थिंग्स आर पैनिंग आउट इन बांग्लादेश, थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी, व्हाट शुड आई से, गुड। तो ये है। अब ऊपर से क्या है, अभी पाकिस्तान और एक चीज़ कर रहा है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो फिजिकली और मिलिट्रीली, मतलब पॉलिटिकली और मिलिट्रीली उसने कर दिया टाई अप। अब वो करेगा अभी बिजनेस टाई अप। इसीलिए क्या क्या हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ फिकी है, वैसे ही पाकिस्तान में एक है आपका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
तो उसका जो डेलीगेशन वो आया है, वो उन लोगों ने अभी बहुत सारी चीज़ें साइन करी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी जो है बिजनेस करेंगे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टेक्सटाइल और सारे सेक्टर्स में हम करेंगे, क्योंकि ना बांग्लादेश के पास 17 करोड़ लोग हैं, हमारे पास 25 करोड़ लोग हैं। तो दोनों आवाम अगर मिल जाते हैं तो हम तहलका मचा देंगे, तहलका। एक्चुअली में तहलका क्या होगा सबको पता है, मतलब यहाँ 25 और यहाँ 17 जोड़ लीजिए तो कितना खतरा और बढ़ रहा है। इससे आगे और मैं क्या ही बोलूँ। तो अब क्या है, व्हाट विल हैपन इज, अभी ये बिजनेस के नाम पे माल भेजना शुरू करेंगे, माल के साथ साथ आर्म्स, एमुनेशंस, जो भी चाहिए गड़बड़ी फैलाने के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में और भारत के भीतर, वो सारी चीज़ें वो करेंगे। इसीलिए तो भारत अभी फेंसिंग की बात कर रहा है, और जब फेंसिंग करने जा रहा है भारत, तब वो आके यहाँ अड़चने डाल रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड। बीएसएफ वहाँ खड़ी है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड अड़चने डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि ना वो नहीं चाहता कि फेंसिंग हो। एक बार फेंसिंग हो गया तो जो ये स्मगलर्स, ना बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो है वो इन्फिल्ट्रेट कराने में भारत के भीतर लोगों को, वो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो इन्फिल्ट्रेशन के दौरान भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस गोली मार देते हैं। वो इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, पैसे लेके इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। दे अर्न इन लैक्स ऑफ बांग्लादेशी टाका। इसीलिए तो वो लोग नहीं चाहते कि फेंसिंग हो। अब क्या हुआ है, इतना गड़बड़ हुआ है, तो फरवरी 16 तारीख को अभी फेंसिंग को लेके, जो हम फेंसिंग बनाएंगे भारत की तरफ, उसको लेके अभी मीटिंग होगी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ। तो ये बात है अभी, इसीलिए वो लोग एक्चुअली में इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, मतलब जीरो तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन बहुत तादाद में कम हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन, ये बात है। ऊपर से जैसे कि चावल, अभी चावल 2.5 लाख टन चावल खरीदेगी अभी बांग्लादेश भारत से। पता नहीं, मतलब उनके यहाँ तो चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑलरेडी 2,500 टन चावल तो जा चुका है, दे हैव रिसीव्ड इट। तो आगे चल के और भी वो कहीं हमारे से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट पाकिस्तान से करना है तो फिर भारत से क्यों ले रहे हो? अभी से बंद कर दो ना, क्यों चाहिए चावल भारत से? ये बात है। अब इस बीच और एक बात उड़ती हुई आई है कि ये जो पाकिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इशक दर, वो जाएगा अभी फरवरी में बांग्लादेश। तो इसका मतलब जो भाई, मतलब ब्रदरली जो रिलेशन थी और भी मजबूत करने जा रहा है। कल को पता नहीं, ये भी हो सकता है कि वो शहबाज शरीफ बोले कि इशक दर तुम मत जाओ, मैं जाऊँगा। वो मैं जाऊँगा क्यों नहीं, यूनिस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे मिलूँगा, बातचीत करूँगा, और हम लोग और भी अच्छे संबंध बनाएंगे, जिससे कि हमारा मुल्क जो है जितना अच्छा हो गया है, हमने जितना बड़ा कर दिया है और जितना इकोनॉमिकली स्टेबल कर दिया है, वैसे हम बांग्लादेश को हेल्प करेंगे इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए। हमारा इन्फ्लेशन, पाकिस्तान बोलेगा हमारा इन्फ्लेशन 12-13% है कि 14% है, हम बांग्लादेश का इन्फ्लेशन 28% करा देंगे, तो उनका डेवलपमेंट हमसे और ज़्यादा हो जाएगा ना। तो एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे को अभी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी सिचुएशन है। तो यूनिस जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ये सारी चीज़ें सेट कर लूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकता है, वो भी कुछ मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मुझे कुर्सी से हटा भी नहीं सकता है। आई विल सीमेंट माई सेल्फ ऑन द सीट ऑफ पावर इन बांग्लादेश। तो ये अभी परिस्थिति है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।